तो हमारे पास गैस लॉज में जो थर्ड लॉ हमारे पास गैस लॉ होता है उसको हम लोग कहते हैं वोगाड्रोस लॉ। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं वोगाड्रोस लॉ गैस लॉज के अंदर चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये लॉ जो पेश किया था जो साइंटिस्ट उसका नाम था एमेडियो एवोगाड्रो। तो एमेडियो एवोगाड्रो वॉज द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड दिस लॉ। फर्स्ट टाइम हमने इनके बारे में चैप्टर 1 में हमने इनके बारे में भी पढ़ा था कि इन्होंने एवोगाड्रोस नंबर भी दिया था 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। और ये लॉ किस चीज़ का रिलेशन शो करता है? ये लॉ शो बात करता है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के बीच का रिलेशन शो करता है ये, और कहता है किसी भी गैस के वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द नंबर ऑफ मोल्स, उनके नंबर ऑफ मोल्स के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा जो है वो गैस का वॉल्यूम होगा। और जिसमें दोनों चीज़ों को कांस्टेंट करते हैं, कीपिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। टेम्परेचर प्रेशर दोनों अगर कांस्टेंट हो जाए तो ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज़ होते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को शो करता है। जब किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को बढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब 1 दर्जन अंडा है, अगर अंडा 2 दर्जन हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ज़्यादा जगह गिरेगा। 3 दर्जन उससे ज़्यादा जगह गिरेगा। तो यही लॉ कहता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कोई भी गैस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हमें इसकी लिखनी हो तो क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन से शो किया जाता है, और V इज इक्वल टू K इंटू एन। ठीक है, और यहाँ से अगर हम K को सेपरेट कर ले, K यहाँ पर क्या है? हेयर K इज कॉल्ड, K को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इस K की वैल्यू होती कितनी है? 1 होती है। ठीक है, अगर हम K को सेपरेट कर लें तो K इज इक्वल टू V अपॉन एन। इससे हमें क्या पता लगता है कि नहीं जो है वो डेफिनेशन पता लगती है वोगाड्रोस लॉ की कि द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वो हमेशा हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई या एक्सप्लेनेशन आ गई एवोगाड्रोस लॉ की। डेरिवेशन जब हम करें तो 2 गैसेस की बात कर लें, तो ये एक गैस की बात कर लें जो डिफरेंट स्टेट पर है। इनिशियल स्टेट पे लेट्स से कि जो ये गैस है इसके वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? वो V1 है और N1 है। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद फॉर फाइनल स्टेट, जब ये गैस फाइनल स्टेट पर गई है आफ्टर दैट, तो लेट्स से कि उसके अंदर जो है वो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में चेंजिंग आ गई है V2 अपॉन N2। तो अगर हम यहाँ कंपेयर कर देंगे दोनों को, इक्वेशन हम बना देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं, और दोनों को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। तो ये वो एक्सप्रेशन है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अपने फार्मूला की सूरत में। दिस इज़ द फार्मूला विच वी विल यूज़ इन द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में क्या होगा? चूँकि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन इनके बीच में ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल की बात हम करते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लेट्स से कि 20 मोल्स ऑफ अ गैस occupies 15 dm cube. Find out the volume if 5 moles of gas is added to it. कह रहे हैं कि 20 मोल किसी गैस का वो ऑक्यूपाई कर रहा है 5 डेसीमीटर क्यूब। बताइए अगर 5 मोल और ऐड किया जाएगा तो सूरत में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? तो डेटा की सूरत में अगर हम बात कर लें तो V1 कितना हो गया आपके पास? 15 डेसीमीटर क्यूब V1 वॉल्यूम, और N1 इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 20 मोल। आपको V2 मालूम करना है, फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है, और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? अच्छा, कितने मोल्स हैं? 5 मोल्स। अच्छा, ये बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, 5 मोल लिखोगे नंबर कट जाएंगे पेपर में। क्यों? कह रहे हैं कि 5 मोल्स ऑफ गैस इज एडेड टू इट। 5 मोल गैस इसमें ऐड किया जा रहा है।
पहले 20 थे, 20 में 5 और ऐड किया गया है, तो फाइनल जो है वो कितने बन गए? 20 + 5 25। ये बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, 25 मोल्स ही आपके बन गए। ठीक है, ऐड किया जा रहा है ना। देन उसके बाद अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। नाउ वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास जब सॉल्यूशन करेंगे तो अवोगाड्रोस लॉ लगेगा, चूँकि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है इसके अंदर। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक तो हमारे पास क्या जो है वो एक्सप्रेशन मौजूद है कि V1/N1 = V2/N2। ठीक है, ये हमारी जो है वो फार्मूला है एवोगाड्रोस लॉ का। तो हमें निकालना है V2, तो V2 बराबर हो गया V1/N1 × N2। तो V2 आ जाएगा हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम है 15 और N2 है हमारे पास 25 और डिवाइड कर देंगे उसको 20 से, तो क्या आंसर निकला फाइनल वॉल्यूम का? 18.75 dm³। समझ में आ गया एवोगाड्रोस लॉ? दिस इज अ थर्ड गैस लॉ जिसको हम एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसको हम कह सकते हैं डाल्टन का जुज़वी दबाव का कानून। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल किसे कहते हैं? पार्शियल के मतलब होते हैं जुज़वी या थोड़ा सा। ठीक है, मतलब इज अ पार्ट। एक होता है टोटल प्रेशर और एक होता है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये पेश किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था डाल्टन या जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन इसमें बात किया करते थे कि फॉर अ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस the total pressure of the mixture of gas is equal to the summation of partial pressure of each gas present in the mixture। कहते थे कि फॉर अ नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस, कंटेनर अगर आप ले लें, उस कंटेनर के अंदर आप जो गैसेस डालें वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो। नॉन रिएक्टिंग गैसेस मतलब जो आपस में रिएक्शन ना करें। जैसे मिसाल के तौर पे हीलियम डाल दिया आपने, नियॉन डाल दिया आपने, आर्गॉन डाल दिया आपने, ये वो गैसेस हैं जो साथ में रिएक्शन नहीं करती, ए ग्रुप के नोबल गैसेस हैं। अब ये गैसेस साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, इनका अपना अपना प्रेशर होगा। ठीक है, इसका प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ हीलियम He, इसका प्रेशर होगा P ऑफ Ne नियॉन, इसका प्रेशर P ऑफ Ar मतलब प्रेशर ऑफ आर्गॉन। तीनों के अलग अलग अपने अपने प्रेशर होंगे। अगर पूछा जाए कि ओवरऑल कंटेनर के अंदर, पूरे कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर है, तो हम इसका टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तीनों के प्रेशर्स को ऐड कर देंगे। जितना प्रेशर है हीलियम का, उसके साथ हम ऐड कर देंगे प्रेशर ऑफ नियॉन प्लस प्रेशर ऑफ आर्गॉन, तो हमें टोटल प्रेशर पता लग जाएगा। यही कहलाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि अगर किसी कंटेनर के अंदर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर मौजूद है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस के अगर टोटल प्रेशर अगर आपको मालूम करना हो तो आप क्या करें, उसके पार्शियल प्रेशर्स को समेशन कर दें, उसको ऐड कर दें। ठीक है, तो आपको आ जाएगा। तो ये कोई कितने भी गैस हो सकते हैं, लेट्स से P1 + P2 + P3 प्लस ... प्लस Pn, मतलब n नंबर ऑफ गैसेस हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 10 जितने भी गैसेस हैं सबके प्रेशर्स को ऐड कर दें। बट शर्त यह है कि द मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिव, कि नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस होना चाहिए जो साथ में रिएक्शन ना करें। तो रिएक्शन करके वो कुछ और चीज़ बना देंगे तो वो गैस तो रहेगी नहीं। ठीक है ना, इस वजह से नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। अच्छा, इससे तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर पार्शियल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है किसी गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, तो उसको हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें टोटल प्रेशर से और डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल से, तो अब क्या हो जाएगा कि आपको पार्शियल प्रेशर पता लग जाएगा अगर आपको टोटल प्रेशर गिवन हो तो ये हमारे पास ज़्यादातर हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, जिसको अभी हम न्यूमेरिकल्स के लिए भी अभी इस्तेमाल करेंगे, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। तो ये टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है और ये पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा, नॉर्मली अब ये भी एक सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के जो है वो एप्लीकेशन क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आपको याद होगा कि क्लास 9 के अंदर आपने डिफरेंट गैसेस को बनाया था, तो जैसे HCl गैस भी बनाया था, ऑक्सीजन गैस भी बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाया होगा। तो उसमें जो ऑक्सीजन गैस आप बनाते हैं ना, O2 गैस, ये एक स्पेशल गैस होती है जो कि उसके अंदर बनती है, कि पानी के अंदर बनती है, कि वाटर को आपने क्या इस तरह से होता है ना, लेट्स से कि अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह से आपके पास जो है वो गैस एक फ्लास्क जो है होता है, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क, इसके अंदर आपने एक ब्लैक पाउडर डाला होता है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड,
यहाँ से कॉर्क लगा होता है, कॉर्क से दो एक तो यहाँ से सिस्टर फनल किया होता है जिसमें से आप यहाँ से H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, और यहाँ से फिर क्या होता है कि एक और डिलीवरी ट्यूब निकलती है यहाँ से, और एक वाटर ट्रफ रखा होता है, और वाटर ट्रफ के साथ जो है वो एक बीहाइव शेल्फ भी लगा होता है, और उसके ऊपर जो है वो एक गैस जार लगा होता है, और उस गैस जार में टोटली आपने वाटर फिल किया होता है। ऐसे ही होता है। फिर क्या होता है कि जब यहाँ से गैस बनती है तो बबल्स आते हैं और ये पानी का लेवल, वाटर लेवल नीचे डाउन होना शुरू होता है और उसके अंदर गैस बढ़ जाती है। ऐसे ही होता है ना ऑक्सीजन गैस। तो उसके बाद आप उसको लिड लगा के अलग करके जमा कर लेते हैं। इस तरह से 6 गैस जार भरते हैं। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस इसके अंदर आई ना, तो अब ये ऑक्सीजन गैस सूखी गैस नहीं है, ड्राई गैस नहीं है, बल्कि ये आपके पास मॉइस्ट ऑक्सीजन गैस है, ये मॉइस्ट गैस है। क्योंकि जब भी गैस को वाटर पर कलेक्ट किया जाता है ना तो वो मॉइस्ट गैस होती है। उसको मॉइस्ट गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो प्रेशर होगा ना मॉइस्ट गैस के अंदर, वो उस ड्राई गैस का प्रेशर तो होगा, और ड्राई गैस के साथ साथ जो है वो वाटर का प्रेशर भी होगा। वाटर वेपर्स का प्रेशर भी आ जाएगा ना इसमें, उस ऑक्सीजन के प्रेशर के गैस के साथ साथ। तो उसको हम कहते हैं मॉइस्ट, ये गीली गैस जो है, वेट गैस भी कह सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ड्राई गैस का प्रेशर निकालना होगा तो फिर आप कैसे निकाल सकते हो ड्राई गैस का प्रेशर? आप मॉइस्ट गैस में से माइनस कर दें किसको? वाटर के प्रेशर को। तो इससे आपको क्या होगा? ड्राई गैस का प्रेशर मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि मॉइस्ट गैस का प्रेशर इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर था। मॉइस्ट गैस है ना, उसके अंदर दो तरह के प्रेशर मौजूद हैं, एक तो उसके ड्राई गैस का प्रेशर, एक तो वाटर का प्रेशर है। अगर आपको ड्राई गैस का प्रेशर निकाले तो मॉइस्ट गैस में से आप वाटर को माइनस कर दें तो आपको ड्राई गैस का प्रेशर लग जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी थ्योरी आपको बताई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रही है क्या? सो फर्स्ट क्वेश्चन हम डाल्टन्स लॉ पे करने वाले हैं, पेज 51, प्रॉब्लम नंबर 2 कि a mixture of gases at 760 torr contains 2 moles nitrogen and 4 moles carbon dioxide. What is the partial pressure of each gas in torr? कह रहे हैं कि दो गैसेस हैं, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, और दोनों गैसेस के जो प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर 760 टोर है। तो आप बताएं कि दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर कितने होंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि मिक्सचर ऑफ गैसेस एट 760 टोर, ये आपको दिया हुआ है टोटल प्रेशर कितना आया हुआ है 760 टोर, दैट इज द टोटल वन, टोटल प्रेशर है। और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने किए हैं? एन ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं भैया? 2 मोल्स हैं। और ऑक्सीजन और दूसरे गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने दिए हुए? 4 मोल दिए हुए। और आपसे पूछ के आ रहे हैं, पहली बात तो आपको पूछ रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर बताइए, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर बताइए। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द क्वेश्चन हियर। तो अब यहाँ पर चूँकि मैंने इससे पहले आपको डाल्टन्स लॉ में बताया है फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर का, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हम जानते हैं कि प्रेशर ऑफ अ गैस, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का, नाइट्रोजन का चाहिए आपको, ठीक, इसके बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। सो दिस इज अ फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने? 2 मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? 4 प्लस 2 टोटल 6 हो जाएंगे, इनटू टोटल प्रेशर कितना है? 760 टोर। तो बताएं कितना आ गया नाइट्रोजन का प्रेशर? 253.3, ठीक है, 33 टोर आ गया। ठीक है, तो टोर में ही गिवन था तो टोर में ही आंसर है। अब सेकंड, आप दूसरा प्रेशर आपको क्या निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड का। उसको 2 तरह से निकाला जा सकता है। मैंने दोनों तरीके से बताता हूँ किस तरह से निकाल सकते हैं। पहले का तरीका तो ऐसा ही है कि आप प्रेशर ऑफ CO2 निकालना चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय PT, ऐसे निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना? 4, टोटल मोल्स कितने हैं? 6, और 760, बताओ कितना निकला? 506.66। अच्छा, अगर आपको चेक करना है कि आपने ठीक निकाला कि नहीं, तो आपने दोनों प्रेशर को ऐड कर देना है। तो क्या इसके 760 के बराबर आ रही है? दोनों प्रेशर ऐड करें, नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, 760 के बराबर आएगा। दोनों आंसर्स को ऐड कर दें, नाइट्रोजन के प्रेशर को और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को। सो दिस विल बी इक्वल टू 760। बस ऐड करना है, प्लस करना है।
सिर्फ प्लस कर दे दोनों आंसर्स को जो बॉक्स में लिखा हो, वही एक ही बात है उसमें, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने बताया फर्स्ट मेथड। अगर आप चाहते हैं कि आप इस मेथड से ना करें तो दूसरा मेथड भी है। चूंकि टोटल प्रेशर जो आपके पास आता है, तो टोटल प्रेशर आपको पता है ना, टोटल प्रेशर किसके बराबर है? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब चूंकि आपके पास जो है वो नाइट्रोजन का प्रेशर पता है आपको, टोटल प्रेशर आपको पता है, तो CO2 का प्रेशर आप बता सकते हैं कैसे? PCO2 इक्वल टू टोटल में से नाइट्रोजन को माइनस कर दे, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना है? 760 माइनस कर दिए किसको भाई? 253.33। बताओ आंसर कितना आ रहा है? 506.66 आ जाएगा। फिर से माइनस करके देखो, आ गया ना? तो ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप कि भाई टोटल में से जो है वो आप माइनस कर दो नाइट्रोजन का प्रेशर, आपको CO2 का प्रेशर पता लग जाएगा। या फिर फॉर्मूला भी क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट को सेकंड क्वेश्चन जो कर रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द प्रेशर ऑफ फाइंडिंग द प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस कलेक्टेड ओवर वाटर। तो वो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक में कि किसी भी ड्राई गैस के प्रेशर को मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं? मॉइस्ट गैस में से वाटर का प्रेशर माइनस कर देते हैं। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 40 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर, कि 40 dm³ हाइड्रोजन गैस है उसको पानी पर कलेक्ट किया जा रहा है। तो वॉल्यूम जो किया जा रहा है, वॉल्यूम जो कहा जा रहा है हाइड्रोजन गैस का, वो पानी पर कलेक्ट किया जा रहा है। तो असल में ये वॉल्यूम जो आपके पास है दैट इज़ 40 dm³। इनिशियली इसको जो है वो हम वाटर पे कलेक्ट कर रहे हैं एट 831 टोर ऑफ मरकरी प्रेशर, और जो प्रेशर है वो 831 टोर का प्रेशर है। टोर ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं, सिर्फ टोर भी कह सकते हैं। अब चूंकि ये जो प्रेशर आपके पास है, चूंकि वाटर पे कलेक्ट किया जा रहा है, तो ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर है, ठीक है। गीली गैस का प्रेशर आ गया एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर है वो कह रहे हैं 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना होता है, तो प्लस इसमें क्या कर देंगे हम 273, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर पास 296 केल्विन, ठीक है। तो प्रेशर शुड ऑलवेज बी इन द केल्विन इन ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ गैस लॉस। तो टेम्परेचर के बाद फिर क्या कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। बताइए ड्राई हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन पर? स्टैंडर्ड कंडीशन से मुराद के STP पर। तो इसका मतलब कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज़ों को बाद में चेंज कर दिया जा रहा है। तो ये इनिशियली हो गया और ये फाइनल हो गया। तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया STP पर? अगर हम टोर के लिहाज से देखें तो 760 टोर होता है, ये जिसको 1 ATM भी कहते हैं। और टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आगे कह रहे हैं कि ये क्या चीज़ कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 223 डिग्री सेंटीग्रेड इज 21 टोर ऑफ मरकरी। कि इस कंडीशन पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर था वाटर का वो कितना था भाई? 21 टोर ऑफ मरकरी या 21 टोर था। तो भाई हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, V2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन लगाते हैं जिसको हम कहते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन, जो कहता है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, जिसमें हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। लेकिन यहाँ पर जो हमसे जो वॉल्यूम पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है किस चीज़ का भाई? फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर हमें जो प्रेशर पता है वो किसका पता है? मॉइस्ट गैस का। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, P ड्राई मालूम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आपको पता है किसके बराबर होगा? मॉइस्ट गैस में से क्या माइनस कर दें? वाटर को माइनस कर दें, ठीक है। वाटर के प्रेशर को माइनस कर दें। तो मॉइस्ट गैस का प्रेशर कितना था? 831, और वाटर का प्रेशर कितना दिया हुआ है भाई? 21 टोर। तो कितना आ गया ये? 810 टोर, ठीक है। ये आपके पास ड्राई गैस का प्रेशर आया। अब हम इस्तेमाल कर लेंगे यूजिंग कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन उसको कहते हैं जिसके अंदर बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ दोनों मिक्स होके आ जाए। जैसे कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, इसको हम कहते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। यहाँ से हमें क्या निकालना है? V2 निकालना है। तो V2 बराबर किसके हो गया? P1 V1 T2 अपॉन
T1P2 सही है। तो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। V2 निकालना है फाइनल वॉल्यूम। P1 ये इनिशियल प्रेशर हमारा हो गया, दिस इज P1 ड्राई गैस का प्रेशर। तो ये वाला नहीं रख देना क्योंकि ये मॉइस्ट का था। तो जब इसमें से हमने वाटर को निकाल दिया तो कितना हो गया 810 मल्टीप्लाई बाय V1 इनिशियल वॉल्यूम कितना 40 dm3। T2 फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 273 केल्विन अपॉन, अच्छा T1 इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया 296 केल्विन, ठीक है। और फाइनल प्रेशर कितना हो गया STP पर 760 टोर। कैलकुलेट करें कंप्लीटली 227 पॉइंट भी होगा उसमें, देखें चेक करें फिर से बोले क्या है P2 नहीं, आपने उसको गलत सही कैलकुलेट नहीं किया। मैंने जिस तरह से बताया था डिवाइड करना उस तरह करें। ऊपर जो बटन मैंने बताया ना फ्रैक्शन के बटन से आप उसको डिवाइड करें, आपने गलत डिवाइड किया। अब फिर दोबारा आंसर बताएं। $39.31 dm3। तो ड्राई हाइड्रोजन गैस के ये वॉल्यूम आंसर चेक करें बुक में, करेक्ट है, यही आंसर है। समझ में आ गई बात किस तरह बनाया मैंने इसको।